नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत समय बाद मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए पुनः एक वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। कुछ हेल्थ इशू के कारण मैं अभी बीच में कंटिन्यू नहीं था, परंतु अब मामला ठीक है। फिर से हम सारी चीज़ें एक बार कंटिन्यू करेंगे। आज जिस टॉपिक पे हमारी चर्चा होगी वो मुख्य रूप से MPPSC प्री जो हाल ही में 20 जून को होने वाला है उस पे मुख्य रूप से केंद्रित होगी, परंतु साथ में ये उतने ही महत्वपूर्ण UPSC के लिए भी होगा जितना MPPSC के लिए है, और ये आपके पाठ्यक्रम में भी दिया गया है। अगर आप MPPSC प्री की बात करें तो यूनिट नंबर 10 में आपको जो आयोग दिए गए हैं, लगभग 20 से 22 आयोग हैं, उसमें से एक आयोग ये भी होगा जिसके बारे में आज हमारी चर्चा होगी, और ये उतना ही UPSC के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके भी पाठ्यक्रम में आप इसे देख सकते हैं, और ये मेंस में और प्री दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे MPPSC हो या UPSC हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आज इस टॉपिक के बारे में आपके पूरे सवाल, आपको हर चीज़ यहाँ से समझ में आने वाली है, बशर्ते कि आप इसे पूर्ण रूप से पूरी वीडियो अंतिम तक देखें और उसे समझें। और जहाँ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे पहुँचा सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे जवाब दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो और ज़रूरी जानकारी आपको हमेशा मिलते रहे। और अपने सभी मित्रों तक जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को समान रूप से इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे शॉर्ट में कैग कह देते हैं। आमतौर पे इसे कैग कहा जाता है, परंतु कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैं अगर MPPSC और UPSC दोनों की अगर बात करूं तो ना सिर्फ ये दोनों एग्ज़ाम में, बल्कि आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। परंतु इन दोनों एग्ज़ाम की बात करें MPPSC और UPSC की, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस साल UPSC के प्री में तो इन्होंने मेंशन ही कर दिया है कैग के लिए, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवाल आपको यहाँ से बन जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि कैग आखिर है क्या, कैग किसे कहते हैं, क्या है कैग। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार की बात करें हम, चाहे वो संघ की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इन सभी का वित्तीय लेन देन चलता है। कहाँ पे ये कितना पैसा व्यय कर रहे हैं, कहाँ से इनका कितना राजस्व आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वित्तीय कार्यप्रणाली कहलाती है। तो इन सभी वित्तीय कार्यप्रणाली की निगरानी करने के लिए और इन पे नियंत्रण रखने के लिए एक संवैधानिक पद का सृजन किया गया, जिसका नाम पड़ा कैग। भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के समस्त वित्तीय कार्यप्रणाली पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो एक पद है ये स्वतंत्र पद है, मतलब कि ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम नहीं करेगा, ये स्वतंत्र है। ना तो इसके ऊपर किसी का रौब चल सकता है और ना ही इसे कोई नियंत्रित करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक स्वतंत्र पद है और ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन सभी के वित्तीय कार्यप्रणाली पे नियंत्रण करने के लिए और उस पर नज़र रखने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, ये एक संवैधानिक पद है। इसके अलावा यह लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। लोक वित्त का संरक्षक मतलब आप जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और उस टैक्स का व्यय कौन करता है, सरकार करती है विभिन्न योजनाओं में या देश के विकास में, इन सारी चीज़ों में उसका क्या होता है, योगदान होता है। तो उस वित्त का संरक्षक कौन कहलाता है, कैग कहलाता है। इसके साथ ही संपूर्ण देश में जो वित्तीय कार्यप्रणाली होती है, वित्तीय व्यवस्था होती है, उस पर नियंत्रण भी किसका होगा, कैग का होगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का भी मुखिया होता है।
आप सभी को पता होगा कि कोई भी पद अगर होता है, कोई भी अधिकारी अगर होता है तो उसका एक विभाग होता है, उसका एक कार्यालय होता है जहाँ का वो मुखिया होता है। तो इसी प्रकार कैग भी जो है वो भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। आप सभी को मालूम होगा कि भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1862 में की गई थी। इसकी जानकारी आपको होगी। तो अगर ये सवाल आपसे पूछ ले कि भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के साथ भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के महालेखा परीक्षक को भारत से प्राप्त होने वाले राजस्व तथा खर्च के लेखा परीक्षण का उत्तरदायित्व प्रदान कर दिया गया था। मतलब वर्ष 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, उस अधिनियम के माध्यम से कैग के कार्यालय को क्या कर दिया गया, एक वैधानिक आयोग बना दिया गया। तो अगर सवाल आपसे पूछे कि कैग को कब वैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया, तो वर्ष 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उस अधिनियम के माध्यम से कैग को एक वैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। और इसके साथ ही इस अधिकारी को, मतलब कैग को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति एक संवैधानिक अधिकारी का पद भी बना दिया गया। मतलब ये जो व्यक्ति है, मतलब ये जो कैग है, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जो पद उच्चतम न्यायालय के पास अधिकार के रूप में है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास है, उसी लगभग वही अधिकार इसके पास भी होगा, कैग के पास। मतलब उसका वेतन, उसके जैसा रुतबा, उसके जैसी फैसिलिटी, सेवा शर्तें लगभग उसके समान कैग होगा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति ही ये क्या है, संवैधानिक पद है। तो ये तो जानकारी हुई आपकी कैग की लगभग बेसिक जानकारी कि कैग क्या है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पर हम जब भी किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसके थोड़ा इतिहास हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका इतिहास क्या है। तो आइए जान लेते हैं हम यहाँ पे कैग के इतिहास के बारे में कि कैग का इतिहास क्या कहता है। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन ने हमारे यहाँ शासन किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ शासन किया, तो उस समय मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसियाँ होती थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसियाँ? एक होती थी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ये 3 प्रेसिडेंसियों के माध्यम से ही संपूर्ण भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना राज किया, ये सब आप जानते हैं। और उस समय इन 3 प्रेसिडेंसियों के माध्यम से ही पूरे भारतवर्ष का राजस्व भी इकट्ठा किया जाता था और इनके माध्यम से ही पूरा व्यय किया जाता था। चूँकि राजस्व का हम यहाँ इकट्ठा भी कर रहे हैं और उसका व्यय भी कर रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस राजस्व पे नियंत्रण रखने के लिए और उसकी निगरानी करने के लिए किसी न किसी अधिकारी की आवश्यकता ज़रूर हुई थी। और आप जानते हैं कि उस समय भारत में वायसराय के नाम पे एक अधिकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पे शासन करता था। तो वर्ष 1857-58 का समय था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। उस कैनिंग के द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों, जिनमें कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लेखों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था? महालेखा परीक्षक। जब लॉर्ड कैनिंग ने इस पद का सृजन किया तो उसने इसका नाम क्या रखा? महालेखा परीक्षक। तो अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि कैग के पद का सृजन किसने और कब किया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक के पद का सृजन वर्ष 1857-58। डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन ज़रूर देख लेना कि 57 या 58 है, तो उनमें से कोई एक आंसर ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सबसे पहले महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1866 में नाम परिवर्तित कर इसका नाम नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक किया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि वर्ष 1862 में हमने इसके विभाग की स्थापना की थी और उसके कुछ सालों बाद ही 1866 में ही इसका नाम क्या कर दिया गया? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने संविधान में भी इसे पूर्ण रूप से उल्लेखित करते हुए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का नाम दिया। तो ये तीनों सेगमेंट जो हैं कि वर्ष 1857-58 में इसका पद सृजित हुआ, फिर उसके बाद 1862 में लेखा विभाग की स्थापना कर दी गई,
वर्ष 1866 में फिर इसका नाम परिवर्तित करके नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक किया गया। और भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अब ये नहीं पूछिएगा कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, तो ये तो आपको पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। उसके बाद जब भारत का संविधान का काम चालू हो गया, संविधान सभा द्वारा संविधान का गठन किया जाने लगा, तो उस संविधान में भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से उसमें उल्लेखित कर दिया गया। आइए अब देख लेते हैं कैग की नियुक्ति कौन करता है और इसका कार्यकाल कितना होता है। भारतीय संविधान में जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक संवैधानिक पद है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन देखने को मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 148 में आपको कैग के बारे में जानकारी मिलेगी। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और अगर राष्ट्रपति नहीं होगा, उस समय अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति नामित किया जाएगा जो इसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 सवाल तो क्लियर होते हैं। पहला ये कि कैग का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 148 ध्यान रखिएगा। कैग की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। परंतु अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाए कि अगर राष्ट्रपति उस समय नहीं हो या कहीं बाहर हो, तो राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई ऐसा व्यक्ति जो उस योग्य हो कि वो कैग को नियुक्त कर सके, तो राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई ऐसा व्यक्ति कैग की नियुक्ति कर सकता है। और जैसे ही उसकी नियुक्ति होती है, मतलब जब वो अपना पद ग्रहण करेगा, तो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक, इनमें से जो भी पहले होगा, उस अवधि तक वो अपना पद को धारण करेगा। और याद रखिएगा, यह जो पद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। सबसे पहले तो ये समझें कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत क्या होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद का मतलब राष्ट्रपति की दया पे निर्भर। अगर कोई ऐसा पद जिसका कार्यकाल निर्धारित ना हो, वो किसी भी समय तक के लिए नियुक्त किया जा सकता है और कभी भी उसे हटाया जा सकता है। हटाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगर कोई ऐसा पद जिसका कोई निश्चित कार्यकाल ना हो और वो राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है, तो उसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद कहा जाता है। क्योंकि कैग का कार्यकाल तो यहाँ पे निर्धारित है 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पूरे संविधान उठा के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक भारत के महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन दिया गया है। इसमें से कहीं पे भी आपको कैग के कार्यकाल के बारे में वर्णन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कैग के कार्यकाल को लेके संविधान क्या है, मौन है। और इसका कार्यकाल के बारे में जानकारी हमें वर्ष 1971 में जो कैग से संबंधित अधिनियम आया था, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये इंटरव्यू के हिसाब से एक सवाल है कि क्या कैग का कार्यकाल संविधान में वर्णित है, तो आपका जवाब होगा नहीं। कैग की ना तो योग्यता का वर्णन संविधान में देखने को मिलेगा और ना ही उसके कार्यकाल के बारे में आपको संविधान में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य कारण के कारण वो अपने पद पे कंटिन्यू नहीं रहेंगे, या फिर कोई ऐसा कारण हो जिसके कारण से वो अब नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मतलब ऐसा कहीं पे भी जिक्र नहीं है, ना ऐसा कोई प्रावधान है कि वो 65 वर्ष तक ही काम करना पड़ेगा उनको, कि एक बार अगर किसी को नियुक्त कर दिए तो मजबूरी उसे काम करना ही पड़ेगा, 6 वर्ष तक काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए तो वो दे सकते हैं, परंतु कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी नियुक्त हुए और कभी भी दे दिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, उसकी मर्यादा रखना भी इनका दायित्व होता है। तो बहुत विशेष कारण से अगर ये नहीं चाहते हैं कि वो उस पद पे रहें, तो ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये अब कुछ देख लेते हैं कैग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अगर आपने पिछले साल MPPSC का पेपर दिया होगा, वर्ष 2019 का प्री दिया होगा, तो आपको ध्यान होगा कि उसमें कैग के कार्यों के बारे में पूछा गया था, उसके अनुच्छेद के बारे में पूछा गया था। तो कैग से संबंधित सभी अनुच्छेद, उसके अंतर्गत आने वाले सभी सब अनुच्छेद को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे अंदर तक के सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना दिखती है।
तो देख लेते हैं कैग से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। सबसे पहला अनुच्छेद हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 148। जैसा कि आपको पता है कि 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, परंतु 148 के अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके उसके सब अनुच्छेद के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए। तो पढ़ते हैं। कैग को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उच्चतम न्यायालय को हटाने के सिर्फ 2 ही आधार हो सकते हैं, या तो वो सिद्ध कदाचार होना चाहिए या फिर उसकी असमर्थता होनी चाहिए। अगर ये दोनों आधार हैं तो उच्चतम न्यायालय को हम उसके पद से हटा सकते हैं। हम नहीं, मतलब संसद उसको हटाएगी। ठीक है, तो कैग को भी उसी रीति और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही आधार पे कैग को हटाया जा सकता है, और इसका वर्णन हमें संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत पहले प्रावधान में हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब कैग को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 148 के क्लॉज 1 में दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि वह अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 148 अनुच्छेद 148 के सेकंड पॉइंट में ये दिया गया है कि कैग को शपथ कौन दिलाएगा और शपथ दिलाने का प्रारूप कहाँ से लिया जाएगा। तो कैग को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है, और शपथ भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार होगी। एक बात और याद रखिएगा, अगर शपथ दिलाते वक्त राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो वही बात आएगी कि राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे शपथ दिला सके वो भी कैग को शपथ दिला सकता है, और अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही इसको शपथ दिलाया जाएगा, जो कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 148(2) में दिया गया है। और साथ ही साथ कैग का जो वेतन भत्ता जो दिया जाता है, उसे जो पेंशन दिया जाती है, वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आप सभी को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है, और भारत की संचित निधि के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट अगर आता है तो ध्यान रखिएगा, संचित निधि पर कभी भी संसद में मतदान नहीं किया जा सकता, चाहे वो राज्य विधानसभा हो, चाहे वो भारत की संसद हो या विधानमंडल हो, कहीं पे भी इसमें मतदान नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऐसा भार जो संचित निधि पर होगा उस पे मतदान नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और कैग का वेतन भत्ता और उसकी पेंशन भी भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है, जिस पे भारतीय संसद पर मतदान नहीं किया जा सकता। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी मंत्री, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे वो राज्य से संबंधित मंत्री हो, वो किसी भी सदन की सभा में कैग का प्रतिनिधि नहीं करेगा। अगर वो प्रतिनिधि करता है उसका, तो कुल मिला के वो उसके हित की बात करना, हित के अंतर्गत आ जाएगा। परंतु ये प्रावधान है कि कोई भी मंत्री कैग को लेके किसी भी सभा में उसका प्रतिनिधि नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और चूँकि वेतन भत्ता पेंशन भारत की संचित निधि पर निर्धारित है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के 6वें पॉइंट पे दिया गया है। तो ये थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके सब अनुच्छेद दिए गए थे, उसके अंतर्गत कैग के आने वाले सभी प्रावधान इसमें मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताता है। यही सवाल आपसे लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब गलत कर दिया था, क्योंकि कार्य पूछ लिया था और सबने 148 लगा के आया होगा। परंतु अब आपको ध्यान रखना है, अब ऐसी गलती नहीं करना है। संविधान के अनुच्छेद 149 में कैग के कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है। क्या कार्य हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ बातें यहाँ जान लेते हैं कि अनुच्छेद 149 में कहा गया है कि कैग संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्य का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। तो आपको इस चीज़ से समझ में आया होगा कि जो भी कार्य संसद या राज्य के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे
या कोई भी ऐसे प्राधिकारी या निकाय जिनके लेखाओं से संबंध में कैग को कार्य करना होगा, तो उसके कर्तव्यों का निर्धारण संसद द्वारा ही किया जाएगा और उन्हीं निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार ही उसे कार्य करना होगा। ये कैग के कार्य के अंतर्गत आएगा। इसके साथ ही संघ और राज्यों के लेखाओं से संबंधी प्रतिवेदनों को ऐसे प्रारूप में राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो राष्ट्रपति कैग की सलाह से नियत करेगा, और इसके बारे में अनुच्छेद 150 में दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि एक वित्त वर्ष होने के बाद कैग को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को या राज्यपाल को सौंपनी होती है, परंतु वो किस प्रारूप में सौंपे, उसका क्या फॉर्म हो, उसे किस सीक्वेंस में बनाया जाए, इसका निर्धारण भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। परंतु राष्ट्रपति इसका निर्धारण कैग की सलाह मशवरा से ही करेगा, जिसके बारे में अनुच्छेद 150 में दिया गया है। और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, जब एक वित्तीय वर्ष अंत हो जाएगा, आपको पता होगा हमारा वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। आपने देखा होगा कि 1 फरवरी से अब हमारा वित्तीय वर्ष, जब बजट पेश होता है तब माना जाने लगा है। अदरवाइज़ पहले 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष माना जाता था। तो इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत हम, जब ये पूरा वित्तीय वर्ष हो जाएगा, तो उसके अंत में भारत का कैग संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष, अगर वो संघ से संबंधित है तो राष्ट्रपति के समक्ष पेश करेगा, और उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 151(1) में दिया गया है। और अगर कोई ऐसा प्रतिवेदन जो राज्य से संबंधित होगा, उसको वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 151 के दूसरे पॉइंट में दिया गया है। और इन दोनों का कर्तव्य होगा, राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि उस प्रतिवेदन को वो संसद के सदनों पे पेश करे, और राज्यपाल का ये कर्तव्य होगा कि वो उस प्रतिवेदन को, उस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करे। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस कैग के अंतर्गत आपको समझना चाहिए, जो कि आपसे एग्ज़ाम में लगभग पूछने की संभावना है, तो वो है कैग कर्तव्य शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें अधिनियम 1971। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैग के कार्यकाल का वर्णन संविधान के अंतर्गत आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही उसकी योग्यताओं के बारे में कोई भी उल्लेख संविधान में किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है? वो इसी अधिनियम के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत कैग के सारे कर्तव्य, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उसकी क्या शक्तियाँ होंगी और उसकी क्या सेवा शर्तें होंगी, उन सभी का यहाँ पे वर्णन देखने को मिलेगा। तो जान लेते हैं कौन कौन से उसमें प्रावधान किए गए हैं। मुख्य बातें हम यहाँ पे जानेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वह भारत तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए जाने वाले सभी व्यय की संपरीक्षा करेगा तथा इस संबंध में यह प्रतिवेदन देगा कि क्या ऐसा व्यय विधि के अनुसार किया गया है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कैग का भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, और ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो कैग के प्राधिकार के बिना ही चेक जारी करके धन की निकासी कर सकते हैं। एक्चुअल में कैग की भूमिका तो तब वहाँ हमें देखने को मिलती है कि जब भारत की संचित निधि से बिल पास करा के धन वहाँ से निकाल लिया गया। मतलब कैग की भूमिका की अगर हम बात करें तो व्यय होने के बाद, जब पैसा व्यय हो जाएगा, उसके बाद केवल लेखा परीक्षा की अवस्था में इसका आपको प्रावधान देखने को मिलेगा। मतलब अगर संचित निधि से बिल पास करा के पैसा निकाल लिया गया और पैसा निकालने के बाद वो किसी मंत्रालय में जाके उसको सिक्योर कर दिया गया, उसके बाद वो वहाँ से धीरे धीरे करके खर्च किया जाएगा, तो उस खर्चे पे नियंत्रण और उसकी निगरानी करने का काम होता है कैग का। पर ये ध्यान रखना कि संचित निधि से धन निकासी पे कैग का नियंत्रण नहीं होता है। वो तो जो संसद और एमएलए वगैरह होते हैं, उनका अधिकार होता है, वहाँ से वो बिल पास कराएंगे, बहुमत होने के बाद वहाँ से पैसा मिल जाएगा। पैसा मिलने के बाद उसका खर्च कहाँ कहाँ किया जा रहा है, उस पे नियंत्रण होता है किसका? कैग का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं कि वह संघ तथा राज्यों की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखाओं से किए जाने वाले व्यय की संपरीक्षा करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा। आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 267(1) में संघ की आकस्मिक निधि और 267(2) में राज्य की आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है, और इन दोनों पे लगभग जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का होता है, संघ के संबंधित राष्ट्रपति और राज्य से संबंधित राज्यपाल।
में इनका अधिकार ज़्यादा होता है। तो इस आकस्मिक निधि पे भी ऑडिट करने का काम किसका होगा? कैग का होगा, और उसमें वो उसका प्रतिवेदन भी देगा, और इन प्रतिवेदनों को संसद के पटलों पे रखवाने का काम राष्ट्रपति और राज्यपाल का होगा। इसके साथ ही संघ और राज्य की आय और व्यय की संपरीक्षा करने का काम भी किसका होगा? कैग का होगा। संघ और राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ या हानि लेखाओं की संपरीक्षा करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा। मतलब कि ऐसे वे सभी निकाय या प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य की सरकार से अनुदान मिलता है, जो कि उन पे आश्रित हैं, जिसमें केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का नियंत्रण होगा, उनके भी सब व्यापार, निर्माण, लाभ और उसमें हानि, उन सभी का भी ऑडिट करने का काम कैग का होगा। यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि कैग को अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल निवेदन करें कि वो किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा करे, तो भी वो कर सकता है, जिसके अंदर आपका स्थानीय निकाय आता है। कई बार आपसे कथन वाले क्वेश्चन में ये प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा कि क्या कैग स्थानीय निकायों का भी ऑडिट कर सकता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कैग से ये निवेदन करें कि वो कुछ विशेष प्राधिकरणों का भी ऑडिट करें, उनकी संपरीक्षा करें, उनकी लेखा जोखा की संपरीक्षा करें, तो कैग कर सकता है। इसका एक उदाहरण आप स्थानीय निकाय के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ याद रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त संघ या राज्य के राजस्व से पोषित सभी निकायों की, सरकारी कंपनियों की तथा किसी अन्य निगम या निकाय के आय और व्यय की संपरीक्षा करेगा तथा उस पर प्रतिवेदन देगा। ये वही बात हुई जो मैंने आपको बताया कि ऐसे वो सभी निकाय जिनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, जो उनके अंतर्गत काम करते हैं, उनकी दया पे निर्भर करते हैं, उन सभी का ऑडिट करने का काम भी कैग का होगा और उनसे संबंधित प्रतिवेदन भी वो क्या करेगा? पेश करेगा। परंतु आपको यहाँ पे एक बात ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1976 में कैग के कार्यों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। वो क्या परिवर्तन किया गया कि उसे संघ मतलब केंद्र सरकार के लेखांकन के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। तो वर्तमान में जो कैग हैं वो संघ के लिए सिर्फ लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं, जबकि राज्य के लिए वो लेखांकन का भी और लेखा परीक्षक का, इन दोनों का कार्य करते हैं। तो सिर्फ संघ के लिए लेखांकन का काम किया जाता है कैग के द्वारा, उसे लेखा परीक्षक के दायित्व से क्या कर दिया गया है? लेखांकन के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। अभी वर्तमान में वो सिर्फ क्या करते हैं? लेखा परीक्षक का काम करते हैं। चलिए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी हम कैग से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं, और ये यहाँ से आपको भी सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे। भारत के कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लोक लेखा समिति, जो कि आपने देखा होगा संसद में लोक लेखा समिति होती है, उस लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? भारत के कैग को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक अनुच्छेद और है संविधान में, अनुच्छेद 279, जिसमें कैग किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। मतलब कि कोई भी कर या शुल्क, उसमें शुद्ध इनकम कितनी हुई है या उसका कितना व्यय हुआ है, उन सब का निर्धारण भी कौन करेगा? कैग करेगा, और उसे प्रमाणित करने का काम भी कैग का होगा। और ये बात संविधान के अनुच्छेद 279 में दी गई है, 279। गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित करता है। अब बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिनको गुप्त सेवा नहीं पता होगी। गुप्त सेवा मतलब इंडियन सीक्रेट सर्विस, जिसके अंतर्गत आपने सुना होगा रॉ होते हैं, आईबी होते हैं, है ना, एनालिटिकल रिसर्च एनालिटिकल विंग्स होती हैं। ये सारी सर्विसेज क्या कहलाती हैं? गुप्त सेवा कहलाती हैं, सीक्रेट सर्विसेज कहलाती हैं। आपने सुना होगा ना, खुफिया एजेंसी, खुफिया एजेंट होते हैं, वो सब गुप्त सेवा, सीक्रेट सर्विस के अंतर्गत आते हैं। तो इन सर्विसों के व्यय से संबंधित जो लेखा जोखा होगा, उनकी जांच कौन नहीं करेगा? कैग नहीं कर सकता है। मतलब इस सेक्टर में, इन चीज़ों में कैग की भूमिकाओं पे सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं, और इस संबंध में कैग जो है कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता है। मतलब कैग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जितनी भी सीक्रेट सर्विसेज हैं उनसे उनके व्यय के बारे में उनसे क्या मांगे? रिपोर्ट मांगे।
हाँ, परंतु ये ज़रूर है कि कोई भी वहाँ पे जो सक्षम प्रशासनिक अधिकारी होगा वो उनके माध्यम से एक प्रमाण पत्र लेगा जो ये ज़रूर बताएंगे कि जो व्यय किया गया है वो किस प्राधिकरण के अंतर्गत और किस प्राधिकार से किया गया है। इतना अधिकार तो कैग को है, वो इतना उनसे जांच जरूर कर सकते हैं, परंतु उनकी लेखाओं का लेखांकन नहीं कर सकते गुप्त सेवाओं की। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त संविधान में कैग की योग्यता का वर्णन नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एडमंड ड्रमंड ब्रिटिश कालीन भारत के पहले कैग बने। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि कैग हमारे भारत में सबसे पहले कब आया, वर्ष 1857-58 में। उस समय जो कैग बनाया गया था उस समय हमारा भारत ब्रिटिश कालीन भारत के नाम से जाना जाता था, उपनिवेश था। उस समय भारत का कैग एडमंड ड्रमंड को बनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्वतंत्र भारत का पहला कैग वी नरहरि राव को बनाया गया। तो यहाँ पे 2 सवाल आपसे बनने की आशंका होती है कि भारत का पहला कैग कौन था। अगर उसमें ये मेंशन नहीं है कि स्वतंत्र भारत है क्या ब्रिटिश भारत है तो आप वी नरहरि राव लगा सकते हैं, परंतु अगर ब्रिटिश कालीन भारत की बात कर रहे हैं तो एडमंड ड्रमंड के बारे में ही आप टिक करेंगे। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो वी नरहरि राव भारत के पहले कैग बने हैं स्वतंत्र भारत के। और अभी वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये तो आप सभी को पता होगा। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग हैं और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में मिलेगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ये था आज का आपका संपूर्ण लेक्चर। कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न आपसे ज़रूर बनेंगे अगर आपने इसे ध्यानपूर्वक देखा है और समझा है तो। अगर कोई चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ पे हमारी आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों के कमेंट से ऐसा लगता है कि और भी वीडियो हमें आगे बनाने चाहिए, ऐसे ही वीडियो हमें और लाने चाहिए, तो हम इस सिलसिले को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।